हे गाइस, वेलकम टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के 5th चैप्टर की। हमने 4 चैप्टर इसके कर लिए हैं। जो एनसीईआरटी क्लास 6 है वो भी हमने पढ़ लिया है और एनसीईआरटी 12th क्लास का फर्स्ट पार्ट वो भी हमने कर लिया है, क्योंकि दोनों में क्या है, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। अभी हम 12th क्लास की सेकंड वाली जो एनसीईआरटी है मिडिवल इंडिया की, और 7th क्लास की एनसीईआरटी ये भी मिडिवल इंडिया की है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने इसके 4 चैप्टर कर लिए। 7th क्लास वाली का आज 5th चैप्टर है इसका, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी आपके पास ये बुक होगी, हमारे अतीत या आवर पास्ट सेकंड, हमारे अतीत भाग 2 या आवर पास्ट सेकंड, इसका हमने 5th चैप्टर पढ़ना है। और आप सभी को पता है हमारा जो ये सेशन यानी कि पूरी सीरीज चल रही है 26 और 27 वाले जो लोग यूपीएससी देने वाले हैं उनके लिए चल रही है। तो इसको थोड़ा हम स्लो लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोग कॉलेज, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कॉलेज जा रहे हैं या अभी आप स्कूल से पास आउट हैं और कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसीलिए मैं धीरे धीरे जो हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है हम इसको धीरे धीरे एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे आपके टाइम टू टाइम। तो ज़्यादा इसको तेज ना चलते हुए धीरे धीरे हम चल रहे हैं। आपके कॉलेज के साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई भी होती रहेगी और ये भी चलता रहेगा। तो जो लोग 26-27 की तैयारी करने वाले हैं वो इस सीरीज को पूरी फॉलो करें, पूरा कंटेंट आपको यहीं पर मिल जाएगा। बाकी अपडेट के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपके पास सारी अपडेट मिलती रहे। तो ये 5वां चैप्टर है इसका, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आप में से जो भी लोग इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना कि ये सीरीज कैसी लग रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके बेसिक क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है और एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ये दोनों की एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल आपको एनसीईआरटी से ही पूरा मिल जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का 5th चैप्टर, जो जनजातियां हैं उनके बारे में। खानाबदोश जनजातियां उनको बोलते हैं जो एक जगह टिक कर नहीं रहती हैं, वो एक दूसरी जगह पर आती रहती, घुमंतु होते हैं, घूमते रहते हैं। तो बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज कैसा था, हम सब ने जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था हमारा जो एंसेंट इंडिया का समाज था, वहां से कैसे कैसे समाज डेवलप हुआ, कैसे कैसे राजा बने, जो राजा थे वो किस किस तरह से बन के आ रहे थे, फिर एक दूसरे जो राजा थे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, वो सारी चीजें चल रही थी। लेकिन एक तरफ हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण सिस्टम आगे थे, पर एक ग्रुप ऐसा भी था जो इन वर्णों को नहीं मानता था। बहुत सारे जो राजा बने, चाहे वो अशोक हो, बिंबिसार हो, कोई भी हो, जो राजा बने वो किसी न किसी धर्म को संरक्षण दिए थे, वो किसी न किसी धर्म को मानते थे। या मैं यूं कहूं कि ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाया गया वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, उसको वो लोग मानते थे। यानी कि जो ब्राह्मणों ने 4 वर्ण सिस्टम बनाया था उसको हर कोई राजा किसी न किसी को फॉलो करके चलता था। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई इस जाति व्यवस्था को या वर्ण सिस्टम को नहीं मानता था, और वो क्या कहलाया, हमारा जनजातीय समाज कहलाया। ये जो उस सिस्टम को नहीं मानने वाला समाज था, जो ब्राह्मणों के सिस्टम में फिट नहीं होता था, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों में फिट नहीं होता था, उनके द्वारा चलाए गए धर्म या उनके द्वारा जो भी उनके विश्वास थे उनको नहीं मानता था, वो सब क्या थे, जनजातीय लोग थे। और ये जनजातीय लोग कहीं रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, ऐसी जगह पर रहते, अलग अलग, या वनों में, जंगलों में रहा करते थे। तो जंगलों में, पहाड़ों में या रेगिस्तान में इस तरह ये रहते थे। जो आम पब्लिक कह सकते हैं या आम लोग थे, जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, उनसे दूर रहा करते थे, अलग रहते थे। तो ये जनजातीय लोग, जो संथाल का एक जनजातीय संथाल, उसमें चित्र दिखाया गया एनसीईआरटी में। तो ये लोग डांस वगैरह कर रहे हैं। तो आप जब भी देखोगे जनजातीय या ट्राइब्स लोगों को जब भी दिखाया जाता है तो उनको एक खास ड्रेस में दिखाया जाता है, उनको खास डांस होते हैं, उनके खास तरह के रिचुअल्स होते हैं, उनके जो बिलीफ सिस्टम है वो अलग होते हैं, वो वनों में रहने वाले लोग होते हैं। तो ये जो जनजाति लोग हैं खास तौर से वनों में रहते हैं, ये घुमंतु लोग होते हैं। ये मतलब जो पुराना हम पढ़ रहे हैं ये इनके बारे में भी, आज भी उनका वही सिस्टम है, लेकिन आज बहुत सारे बदल गए। ये घुमंतु, घूमने फिरने वाले लोग हैं, झूम की खेती करते हैं, यानी कि चलने फिरने वाली खेती। जैसे आज यहाँ पर खेती करी, कल उसको छोड़ दिया, फिर अगली जगह जाके वहाँ की जो घास फूस है वो साफ करेंगे, जलाएंगे और उसकी राख को वहाँ पे खाद बनाएंगे, फिर वहाँ पे कृषि करेंगे, खेती करेंगे, फिर तीसरी जगह चले जाएंगे। फिर तीसरा, ये जो
आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ये कहीं ऐसी जगह आते हैं जहां से उनको सामान सस्ता मिलता है, फिर वो उस सस्ते सामान को लेके किसी दूसरी जगह बेचते हैं जहां वो महंगा बिकता है। तो इनके पास जो सामान होता है, जो अपना ही जंगलों से सामान निकालते हैं, जैसे शहद मान लो या और भी बहुत सारी चीजें, उसको निकाल के आम लोगों में जो घरों में रहते हैं, परिवारों में, घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, गांव शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको बेचते हैं और उनसे घर में इस्तेमाल करने वाली चीज खरीदते हैं। तो इस तरह से घूमते फिरते रहते हैं। तो एक तरह से आप इनको कहते हैं बिजनेसमैन है ये। तो ये ट्रेडर्स हैं एक तरह के, ये एक जगह से सामान लेते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं, और इनका पूरा ग्रुप इनके साथ चलता है। ये 700-800 लोग भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी फैमिली इनके साथ चलती है। तो ये जो घुमंतू लोग हैं, आपने एक नाम सुना होगा बंजारा, अगर ज्यादा भी नहीं सुना होगा तो गानों में नाम सुना होगा या किसी तरह से आपने इनका नाम सुना होगा। तो बंजारे भी क्या है, घुमंतू लोग हैं। ये भी घूमते फिरते रहते हैं। घूमते फिरते मतलब ऐसे ही नहीं कि वेले घूम रहे हैं, ये अपने काम से घूमते हैं। ये एक सामान दूसरी जगह सेल करते हैं, दूसरा सामान तीसरी जगह सेल करते हैं, इस तरह से घूमते फिरते रहते हैं। इवन जाड़ों में भी ये घूमते फिरते रहते हैं, इनका काम होता है। तो ये जो लोग थे शहरों से परे, इनका अपना एक कल्चर है, ये अपने तरह के गॉड मानते हैं, ये उनको नहीं फॉलो करते, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनको फॉलो नहीं करते हैं, अपने तरह का एक इनका सिस्टम है। इनका अपना समाज है, जो अपना समाज है इनका, वो कुल पर आधारित है, कुनबे पर आधारित है। एक ही कुनबे के लोग, यानी कि एक ही व्यक्ति के जो आप कह सकते हैं उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो इनका समाज इस तरह से साथ में रहता है। तो ये जनजातीय समाज हैं, ये मेन स्ट्रीम के समाज से थोड़ा सा अलग रहते हैं। फिर जब इस तरह से होता गया, तो जो जनजातीय समाज है धीरे धीरे अपना एक इनका ग्रुप बन गया, कह सकते हैं समाज बन गया, वो शक्तिशाली हो गए। और कई बार ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन गए जनजातियों के या ट्राइब्स के, जो बहुत बड़े एरिया पर इन्होंने राज किया। ऐसी एक पंजाब में थी खोखर जनजाति। तो ये खोखर जनजाति है, ये काफी बड़ा जनजातीय समाज था। इन्होंने पंजाब के काफी बड़े एरिया पर राज भी किया। मतलब बहुत सारे जनजातीय समाज ऐसे भी थे जो बाद में राजकाट में भी आ गए थे, यानी कि राजा तो नहीं बने पर उस लेवल पे पहुंच गए थे, काफी ऊपर, या कह सकते हैं प्रशासन के लेवल पहुंच गए। फिर जब पंजाब में खोखर जनजाति के बाद इनको हरा दिया किसने, गख्खरों ने। ये भी गख्खर क्या थे, ये भी एक ट्राइब्स था। इन्हों को हरा के बाद में खोखर को गख्खर आ गए। और गख्खरों में ही कमाल खान गख्खर का एक नाम आता है। ये कमाल खान गख्खर वो हैं, मतलब थे जिनको अकबर ने अपने यहां पर मनसब दिया था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मनसबदार, तो आपको याद होगा मनसबदार क्या होता है। तो मनसबदार जो सिस्टम मैंने बताया था पिछली क्लास में पूरी तरह से, उसी तरह का एक मनसब दिया था कमाल खान गख्खर को। ये गख्खर जनजाति, यही मैंने बोला ना कि बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लग गए थे। तो जो जनजातियां या जो ट्राइब्स शक्तिशाली हो गए, पावरफुल हो गए, वो यहां से निकल के अब बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचने लग गए, बड़े पदों पर पहुंचने लग गए। और बड़े पद पर पहुंचने वाले जैसे ये हैं कमाल खान गख्खर, ये गख्खर जनजाति के थे, गख्खर ट्राइब के थे। लेकिन अकबर के काल में इनको क्या दिया गया था, अकबर के काल में दिया गया इनको मनसब। और मनसबदार वही हुआ करते थे, जैसे किसी की पोस्ट होती है, पद होती है, तो कितने का मनसब दिया जाएगा वो मैंने पहले समझा दिया था। जैसे आजकल कोई मान लो कोई क्लर्क है, कोई बी ग्रेड का ऑफिसर है, कोई ए ग्रेड का ऑफिसर है, तो ये मान के चलते हैं कि वो मनसबदार, मान लो मैं समझा रहा हूं, तो अगर वो मनसबदार हैं तो ए ग्रेड का मनसबदार, सपोज करो 20,000 का मनसब है तो वो बड़ी पोस्ट पर होगा। किसी को 10 का मनसब है तो वो नीचे की होगा, 5,000 का मनसब है तो उससे नीचे की होगा। उसी तरह कमाल खान गख्खर को क्या दिया गया था, मनसब दिया गया था। और किसी जनजाति या किसी ट्राइब के किसी व्यक्ति को मनसब दिया जाना उस टाइम पर ये बड़ी बात थी, यानी कि इनका प्रभाव, इनकी जनजातियों का प्रभाव, या ट्राइब्स का इफेक्ट जो था वो काफी बढ़ गया था। वैसे जब हम मुल्तान और सिंध की साइड जाएंगे तो मुगल जो लोग थे उस टाइम पे, ये अकबर के टाइम पर ये गख्खर भी थे, तो जो मुगल थे उनके अधीन करने से पहले, मतलब मुल्तान और सिंध को जीतने से पहले, वहां पर लंगहा और अरगुन दो तरह के लोग थे। ये भी क्या थी, ट्राइब्स थी वहां पर। कहां पर, मुल्तान और सिंध जो आज के पाकिस्तान में। तो ये वहां पर लंगहा और अरगुन, ये वहां पर काफी विस्तृत क्षेत्र में थे और इनका प्रभाव था, प्रभावशाली ये कह सकते हैं ग्रुप थे। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ये पुराना मैप है जब पाकिस्तान नहीं बटा था, तो आप यहाँ पर जनजातीय देखेंगे। ये है अरगुन जिसके बारे में बात कर रहे थे हम, ये मुल्तान और सिंध वाले एरिया में। लंगहा ये वाली है, और खोखर और गख्खर जो अभी हमने पढ़ा है ये उधर थे। बलूच अभी पढ़ेंगे बलूच के बारे में। आज भी बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर बलूच के नाम आप सुनते रहते होंगे। वो लोग मतलब ये जो ट्राइब है ये पहाड़ों वगैरह में रहती है, वहां का थोड़ा वैसे ड्राई एरिया है, तो ये कई बार प्रोटेस्ट करती रहती पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ।
कोच जनजाति है, ये नागा है, अहोम अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये चेर और मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, संताल, ये काचिरिस, यहाँ पर गोंड, गोंडवाना एरिया जो है यहाँ पर गोंड जनजाति अभी पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट जनजाति है। ये खोंड है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पढ़ेंगे भील और कोली, ये भील कोली, ये बहुत सारी जनजातियां हैं जो पूरे भारत में अलग अलग जगह पर बसी हुई हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि हाँ सिर्फ इसी एरिया में जनजातियां हैं, अलग अलग एरिया में हैं। आपको रेगिस्तानी वाले इलाके में भी मिल जाएंगी, जो ड्राई एरिया वहां भी मिल जाएंगी, मध्य भारत में मिल जाएंगी। गोंडवाना लैंड जो है, गोंड जनजाति काफी फेमस है। इधर आप उत्तर पूर्व में देखोगे तो यहाँ भी हमारी जो जनजातियां हैं वो बसी हुई है। तो अलग अलग पूरे इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग एरियाज में ये जनजातियां बसी हुई हैं। लेकिन जनजातियां, ये जनजातियां जो है हमेशा जो मेन स्ट्रीम वाला ग्रुप रहा है, समाज रहा है, ये सोसाइटी रही है, उससे ये अलग तरह के इनके भरोसे, इनके बिलीफ होते हैं। इनकी पूजा पद्धति ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली पुरानी बता रहा हूं, उनसे अलग थे। आज भी ये अपने आप को बहुत सारे हिंदू धर्म से अलग मानते हैं, किसी भी धर्म से अलग मानते हैं। इनका अपना एक पूरा सांस्कृतिक सिस्टम है, इनके अपने डांस फॉर्म है, इनकी अपनी संस्कृति है, इनके अपने जो खाने का तरीका, रहने का तरीका, पहनने का तरीका, सारी चीजों का तरीका इनका अपना अलग तरीका है। अभी हमने बलूच देखे, ये बलूच उत्तर पश्चिम में जो जनजाति थी उस टाइम पर, आज भी ये बलूचिस्तान कहां पर है? बलूचों के नाम पर पड़ा है बलूचिस्तान, और ये पाकिस्तान में पड़ता है। गद्दी गडर ये पश्चिमी हिमालय वाले एरिया में पड़ता है। जब हम हिमालय पे जाएंगे तो हिमालय का जो पश्चिम वाला एरिया है वहां पर गद्दी गडरिये पाए जाएंगे, ये भी वहां की जनजाति यानी ट्राइब है। अब हमने पीछे मैप में देखा नागा, अहोम, ये सब कहां है? उत्तर पूर्वी भाग में। तो जब नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को देखेंगे तो वहां पर कौन कौन सी फेमस है? खासतौर से नागा और अहोम। अहोम के बारे में भी पढ़ेंगे हम। अब इनकी जो सिस्टम था, ये जो ट्राइब्स थी, जो भी जनजातियां थी, इनका सिस्टम कुल पर आधारित था। कुल या क्लैन भी इनको बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्लैन। तो कुल का सिस्टम यानी कि परिवारों का या घरों का, इनको एक ऐसा ग्रुप जो पूरे परिवार या घर, ऐसा ग्रुप, उनको एक कुल कहा जाता है। या मानते नहीं कि हम एक कुल के हैं। सपोज करो किसी पर्सन का ए, उसके बेटे हुए 2-3, फिर उनके बेटे हुए, इस तरह से, तो आगे बढ़ते बढ़ते जो बन जाता है पूरा कुल बन जाता है, कुनबा बन जाता है। तो उन कुल वाली व्यवस्था में रहते थे, क्लैन का सिस्टम इनके यहाँ चलता था। तो एक ही पूर्वज या जो एक ही एंसिस्टर है, उसकी संतान या उसके जो बच्चे हैं, उनको कहा जाता था एक ही कुल के। जो जनजातीय संगठन है ये नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होता है। मतलब सपोज करो ये नागा हैं, तो नागा जनजाति वो कहलाएगी जो किसी एक ही कुल के व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया हो। तो एक ही व्यक्ति के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, इस तरह से, तो वो पूरा सिस्टम चलता रहता है। और बाद में क्या कहलाता है? नातेदार कहलाते हैं आपस में। तो ये आपस में नातेदारी सिस्टम के हिसाब से रहते हैं। तो एक कुल बन गया, मान लो एक ट्राइब, फिर एक ट्राइब, फिर एक ट्राइब, इस तरह से ये लोग रहते थे। तो नातेदारी के सिस्टम पर ये रहा करते थे। आज भी इनका ये सिस्टम है। तो अगर हम आज के बिहार और झारखंड में देखें तो यहां पर आपको मिल जाएगी चेर सरदार शाही। चेर सरदार शाही ये यहाँ की जनजाति है, जो आज का बिहार और झारखंड वाला एरिया है। तो चेर सरदार शाही वहां पर थे। जो अकबर है, अकबर का सेनापति राजा मान सिंह, आप सब जानते हैं, इन्होंने 1591 में चेरों को हराने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से हराया नहीं गया था। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर चेरों को पूरी तरह से हरा दिया और अपने अधीन कर लिया, अपने संरक्षण में ले लिया। तो जो बिहार और झारखंड वाले चेर सरदार शाही थे, ये भी काफी क्या हो गए थे? शक्तिशाली हो गए थे। समाज अलग था, इनके बिलीफ सिस्टम सबके अलग थे, ये धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। अकबर ने कोशिश की थी इनको हरा के अपने अंडर में लेने की, लेकिन ले नहीं पाया था। औरंगजेब के टाइम में इनको अपने अंडर में लिया गया, इनकी जगह पर कब्जा किया गया और बाद में अपनी जो मतलब संरक्षण में इनको ले लिया गया। मुंडा और संताल ये भी उड़ीसा और बंगाल में रहा करते थे। मुंडा और संताल ये भी काफी महत्वपूर्ण हो गए थे इसी एरिया में। तो ये भी काफी क्या थे? महत्वपूर्ण जनजातियां थी। अगर हम कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों की बात करेंगे तो वहां पर कोली, बेराद और बाकी और जनजातियां थी जो वहां पर निवास करती थी। लेकिन इनमें से कोली जो है, जो गुजरात के भी कुछ इलाकों में मिल जाती है। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, कोली और बेराद ये रहा करती थी। कोली गुजरात में भी मिलती है। फिर उसके बाद दक्षिण में कोरागा, वेतर और मारवाड़ ये भी कुछ जनजातियां थी। इतने डीप में इतनी सारी जनजातियों का नाम रखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है। भील वगैरह हैं, इनको याद रख लेना। तो ये कुछ मेन जनजातियां वो आपको पता लग जाएंगी। जब आप PYQs देखोगे या मैं दिखाऊंगा आपको PYQs, तो पता लग जाएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। जो भील हैं ये पश्चिम और मध्य भारत में फैले हुए थे। अभी हमने पीछे मैप में देखा था। मैप अगर आप देख लोगे तो समझ आ जाएगा कौन कौन सी जनजाति कहां पर फैली हुई थी। खास तौर से
बाद में 16वीं सदी आते आते ये और भी जगह बस गए और इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, खेतीहर हो गए। पहले क्या थे, एक जगह से दूसरी जगह घुमंतू थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फिर ये खेतीहर बने और बाद में जिनके पास ज्यादा जमीन हो गई वो जमींदार बन गए। तो इसी तरह वो धीरे धीरे जंगलों से निकल के जंगलों में रहने वाले या दूर दराज इलाकों में रहने वाले धीरे धीरे खेती करना सीखे, जमींदार बने। कुछ अकबर के यहाँ जैसे मनसबदार बन गए, कुछ और जगह भी उनको बड़े बड़े पद मिले और ये धीरे धीरे बड़ी जगह पहुंच गए। तो कुछ भील जो थे वो शिकारी और संग्राहक बन गए। शिकारी संग्राहक हमने पढ़ा है, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी हमने पढ़ी थी अर्ली ह्यूमन के बारे में। शिकारी जो शिकार करते हैं, संग्राहक जो इकट्ठा करते हैं। तो हंटर और गैदरर इंग्लिश में इनको बोलेंगे। तो हंटिंग भी करते थे, कुछ गैदरिंग भी करते थे, वनों में शिकार भी कर रहे थे, वहां से जो सामान मिल रहा उसको भी इकट्ठा कर रहे थे। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसमें गोंड लोग बड़ी तादाद में फैल गए। तो भील, गोंड ये इंपॉर्टेंट है, संताल इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो भील लोग हैं जैसे शिकारी करते थे, हम इसमें इनकी एक पिक्चर मिली है तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। जो भील लोग हैं शिकार भी क्या करते थे, जैसे बाकी जनजाति थी उसी तरह भील लोग शिकारी भी थे, मतलब शिकार क्या करते थे, हंटर थे, हंटर। तो ये हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकार पर भी ये बेस रहा करते थे। अब जो खानाबदोश या घुमंतू लोग हैं वो रहते कैसे थे? खानाबदोश या घुमंतू, इनके नाम से पता लग रहा है। खानाबदोश मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, घुमंतू मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, या जो टिक कर नहीं रहता एक जगह पर। जैसे हम रहते हैं सभ्य समाज में, सभ्य तो इनको ही बोला जाएगा, जो जैसे हम समाज में रहते हैं, एक जगह हमारा घर होता है, वहीं पर सारे सिस्टम होते हैं, पूरा सिस्टम होता है। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। खास तौर से ये व्यापारी या ट्रेडर्स की एक श्रृंखला होती है। ये भारत को बाहरी दुनिया से भी जोड़ते थे। कुछ लोग जो है तिब्बत से व्यापार करते थे, अब पाकिस्तान तो उस टाइम इंडिया में ही था। कुछ चाइना से व्यापार करते थे, म्यांमार भी उस टाइम यहीं पर था, और भी बाहर तक ही जाते थे। तो पूरी बाहर की दुनिया से भी ये जोड़ा करते थे। खास तौर से इनके पास मेवा हुआ करता था। ये चित्र अगर आप देखेंगे तो ये उस टाइम का चित्र है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये लोग मेवा जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको लाद कर लेके जाया करते थे पूरी बाकी दुनिया में, वहां से बाकी चीजें लाया करते थे। जो मध्य एशिया के व्यापारी हैं ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे, बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। कुछ ऐसी चीजें जो इनके पास थी वो मध्य एशिया तक लेके जाते थे। मध्य एशिया से बाकी चीजें जो हमारे यहां पर नहीं थी उनको वापस लेके आते थे, फिर वो यहां पर बेची जाती थी। जो बंजारे लोग थे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खानाबदोश व्यापारी थे, ये ट्रेडर्स थे खानाबदोश। ये सबसे इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने काफी रोल अदा किया है इस चीज में, और इनको टांडा कहा जाता था। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात करेंगे तो यही वो बंजारे थे जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के लिए, उसकी आर्मी के लिए खाने पीने का इंतजाम करते थे, उसके लिए जो जरूरी चीजें थी उनका इंतजाम करते थे। या आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी, जो उसका मार्केट सिस्टम था, उस पर सामान का जो इंतजाम करना होता था। आजकल अगर आप मार्केट में देखोगे तो सामान कैसे पहुंचता है, कोई कंपनी ट्रकों के माध्यम से सामान भिजवाती है, वहां पर सामान पहुंचता है। लेकिन उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट सिस्टम था, वहां पर सामान लाने के लिए किन का इस्तेमाल किया था उसने? बंजारों के टांडा का इस्तेमाल किया था। और टांडा क्या कहलाता था? उनका ग्रुप ऑफ बंजाराज, ये क्या कहलाते थे? टांडा कहलाते थे। 700-800 लोग हैं, 500 लोग हैं, उसको क्या कहेंगे? टांडा कहलाते थे। तो ये बाजारों तक उसके अनाज का इस्तेमाल करते थे, और जो अनाज लाया करते थे बैलों पर या जानवरों पर, उनके ऊपर लाद के लाते थे। और लगभग 1 लाख बैल ऐसे थे जो खाद्य पदार्थ थे, खाना यानी कि अनाज वगैरह था, गेहूं चावल जो भी था, उसको लेकर आते थे इसके बाजारों में। जहांगीर ने अपने जो बाद में उसकी राइटिंग्स थी उसमें लिखा है इनके बारे में, ये बहुत अलग अलग इलाकों से बैलों पर लाद कर अपना अनाज लाते थे और पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो खास तौर से अलाउद्दीन वाला याद रखेंगे। इसका जो मार्केट सिस्टम था, बाजार प्रणाली, उसमें बंजारों ने बहुत हेल्प की है। और 1 लाख बैल ऐसे थे जो उसकी सेना पर क्या कहते थे? अनाज वगैरह का इंतजाम करते थे। तो बंजारों के बारे में एक अंग्रेज व्यापारी था पीटर मुंडी, वो भी बंजारों के बारे में लिखता है कि जो बंजारे हैं, हमारी सुबह में मुलाकात हुई बंजारों के एक टांडा से। टांडा का मतलब ग्रुप था इनका। 14,000 बैल उनके पास थे, 14,000 बैल। सपोज करो कितना बड़ा ग्रुप होगा। उन पर गेहूं, चावल, बाकी अनाज लदे हुए थे। बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे सबको साथ में लेके चलते थे। पूरा परिवार जो है, पूरा टांडा जो है कई परिवारों को मिलकर बनता था। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं।
उनके जीने का तरीका बाकी भारवाहकों से मिलता जुलता था। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे, कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे। मतलब सौदागर मतलब एक तरह से जो मिडिल मैन होता है, तो वो भी उनको हायर कर लेते थे। तो वो हायर करके भी इनसे यही काम करवाते थे। खास तौर से मेनली अपना ही काम करते थे, अपने लिए इधर उधर जाया करते थे। एक टांडे में 600 से 700 लोग हुआ करते थे और ये पर डे 6 से 7 मील, एक मील 1.4 किलोमीटर का होता है, तो ये 6 से 7 मील पर डे यात्रा करते थे, ट्रैवल करते थे, चाहे ठंड के दिन हो, जाड़ों के या गर्मी के दिन हो। तो ये इनके बारे में, बंजारों के बारे में भी लिखा हुआ हमें मिल जाएगा। नोमैड्स और जो इटिनेरेट ग्रुप है या भ्रमणशील समूह खानाबदोश है। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, घूमने फिरने वाले, एक जगह नहीं रुकते, इनके एक जगह कोई घर नहीं होता है। इनमें से कई पशुचारी होते हैं, अपनी रेबड़ और जो पशु बरंद है उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिनको हम ग्वाले चरवाहा कहते हैं, जो अपने पशुओं को, अपने जानवर को एक जगह से दूसरी जगह चराने के लिए घूमा करते हैं। आज सपोज करो घास इस जगह पर है, कल यहाँ पर सूखा हो गया, तो दूसरी जगह चले जाएंगे वो घास के लिए, वहां पर उस एरिया में या उस फील्ड में अपने जानवरों को चराते हैं। इसी तरह दस्तकार भी हुआ करते थे, फेरी वाले, नाचने गाने वाले और तमाशा करने वाले। आपने देखा होगा जो 20-30 साल के लोग हैं, आज भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है, तो तमाशा करने वाले लोग आते थे उस टाइम पर, और ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में आया करते थे। अब तो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि थिएटर आ गया, इंटरनेट आ गया, टीवी आया, सब कुछ आ गया, तो उससे इन लोगों की जो वो थी सब खत्म हो गई। तो ये लोग क्या थे, खानाबदोश, भ्रमणशील थे, एक जगह से दूसरी जगह आया करते थे, चाहे वो फेरी वाले हों, दस्तकार हों, दस्तकार हाथ के काम करने वाले को बोलते हैं, और तमाशाबीन, तमाशा दिखाने वाले, ये सब लोग क्या थे, ये ट्राइब्स थी, ये उस टाइम की जनजातियां थी। अब जो चेंजिंग सोसाइटी या बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, हमने अभी पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। तो उस वर्ण सिस्टम में ये जनजातीय समुदाय अपने को फिट नहीं बैठाते थे। उसी तरह जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ये एक जगह से दूसरी जगह आते रहे, दूसरे समाजों से मिलते रहे। आज हमारे यहाँ भी होता है, सपोज करो आप नॉर्थ इंडिया से हैं, साउथ इंडिया वालों से मिलोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, कुछ उनको सिखाओगे। वैसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट वालों से मिलोगे तो कुछ सीखोगे, कुछ सिखाओगे। तो जब हम दूसरे समाज के लोगों से मिलते हैं तो कुछ चीज़ें उनकी अपने अंडर आ जाती हैं, कुछ हमारी उनके अंदर चली जाती हैं। उसी तरह क्या हो रहा था, इन्होंने ब्राह्मणों का जो सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, वो तो नहीं अपनाया, इनका अपना अलग सिस्टम था। लेकिन बाद में ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, ब्राह्मण और क्षत्रियों में भी कुछ ऐसे ग्रुप बन गए, जातियां बन गई, क्योंकि जो हमारे उस टाइम पर क्या थे, वर्ण थे, वो बाद में उनमें बिगाड़ आया और वो जाति सिस्टम में बढ़ते चले गए। तो वहां पर जाति सिस्टम आ गया। इसी तरह से उन जातियों में बहुत सारे, मैं कह सकता हूं, कुछ लुहार बने, कुछ सोनार बने, कुछ इस तरह के काम करने वाले बन गए। तो ब्राह्मणों में से भी ऐसी जातियां निकल गई। वो ऐसा हो सकता है उस टाइम के वो गरीब रहे हों, छोटे लोग रहे हों, या कुछ इस तरह के ग्रुप उनके छोटे, जिस भी बेस पे हुआ होगा, तो वहां पर छोटे छोटे ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए। कुछ लुहार बने, कुछ सुनार बने, उस तरह से ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए। तो जैसे यहाँ पर जनजातियां थी, उसी तरह से उनमें जातियां बनने लग गई। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है, वर्ण सिस्टम था। ये जाति नहीं थी, ये वर्ण थे। तो ये वर्ण थे, इन्हीं वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, इनमें अलग अलग जातियां बनने लग गई। इनमें लोहार भी आ गए, सुनार भी आ गए, लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, फिर उसके साथ साथ मतलब बढ़ाई जो होते हैं, उसके साथ साथ टोकरी बनाने वाले, और भी चीजें उनमें आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया, जाति सिस्टम आ गया। तो उधर जो चल रहा था जनजाति सिस्टम, यहाँ पे साथ साथ जातीय सिस्टम आ गया। तो यहाँ भी ऊंच नीच बाद में आ गई। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाले वर्ण सिस्टम, उसमें चेंज हुआ, उधर नई नई जातियां आ गई, समाज बदल रहा है। तो जो तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली ताल्लुक है, उसमें उय्या कोंडन उदयार, ये एक अभिलेख था ब्राह्मणों का। इसमें इनके एक सभा से मिलता है कि जो रथकार, ये भी क्या है, रथकार, रथ बनाने वाले, ये भी किन में से पैदा हुए, ये भी ब्राह्मणों में से, क्षत्रियों में से पैदा हो गए। बाद में जातियां बनने लग गई। इनकी सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे जो ब्राह्मणों ग्रुप था। उन्होंने जाति के कामकाज तय किए। इसमें वस्तुकला, रथ और गाड़ियों का निर्माण करना, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना, ये सब शामिल थे। तो ये तो जनजाति नहीं थी, ये क्या है, ये जाति थी। तो अब जनजातियों के साथ साथ जो जनजातियां घुमंतु थी, उनके साथ साथ हमारे वर्णों में से भी क्या आ गया, जातियां बनना स्टार्ट हो गई थी। और वैसे ही रथकारों की एक जाति बनी। ये रथकार क्या थे, इनके बारे में कौन वो बना रहा था रूल, ये ब्राह्मणों की एक सभा बना रही थी, और ये अभिलेख से पता लगता है। उसी तरह से जब हम गोंड जनजाति, जो गोंडवाना वाला एरिया था, ये
गोंडवाना वाला, यहाँ पर आप देखेंगे पीछे मैप में भी था ये, तो यहाँ पर गोंड जनजाति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गोंड जनजाति के बारे में ये भी वही समाज था, अपने जो एंसिस्टर हैं उनके ग्रुप को ही सीधा जनजाति बोला गया, तो ये भी एक एंसिस्टर की जनजाति है। उसी तरह से ये अपने जो घुमंतु समाज था, एक जगह कृषि करती मतलब कल्टीवेशन किया, फिर दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, कुछ वजह थी खेती की वजह से, कुछ थे अपने जानवरों को पानी पिलाने की, उनके चारे की वजह से, कुछ थे अपने व्यापार की वजह से, तो अलग अलग तरह से, कुछ धार्मिक संदेश भी देने की वजह से, तो अलग अलग वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है गढ़कटंगा, ये गोंड राजा थे अमनदास, नाम याद रखेंगे, ये गढ़कटंगा के गोंड राजा थे अमनदास। अमनदास ने, इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी और इनके पुत्र थे दलपत। इन्होंने चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री थी दुर्गावती, नाम याद रखेंगे दुर्गावती, मेन तो नाम याद रखना है दुर्गावती। तो ये इतने पावरफुल हो गए बाद में जब इन्होंने दुर्गावती से विवाह किया था, अभी आगे पढ़ेंगे, इनकी डेथ होगी, बाद में इन्होंने कैसे चैलेंज किया था मुगलों को। तो ये स्थानांतरित कृषि करते थे, यानी कि झूम की खेती करते थे, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। जो गोंड महिला है, आप इनका आभूषण देख सकते हैं, इनके जो गहने वगैरह पहन रखे गले में, नाक में, और इनका जो मान लो पहनने का तरीका है वो किस तरह का है, ये इस तरह से रहा करते थे। तो ये स्थानांतरित कृषि करते थे, एक जगह झाड़ियों को साफ किया, उस जगह पर कृषि करी, खेती करी, उसको छोड़ के दूसरी जगह चले गए, फिर उसको बदल के तीसरी जगह चले गए, यानी कि ये एक जगह पर नहीं रहा करते थे। तो गोंड भी इसी तरह के थे। मेन इसमें याद रखना है, जो इनके राजा थे गढ़कटंगा के अमनदास, इनके पुत्र मतलब इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि ली थी, इनके पुत्र थे दलपत। इन दलपत ने विवाह किया था राजकुमारी दुर्गावती से। ये दुर्गावती वही हैं जिन्होंने मुगलों को काफी चैलेंज किया था। अगर आप ये देखेंगे तो एक गेट है, एक तरह का दरवाजा, गोंड जनजाति का है, मध्य प्रदेश के बस्तर से मिला है। आप इन पर चित्रकारी देख सकते हैं, इनकी हाथ से बनाई हुई, लकड़ी पर हाथ से हाथी बने हुए हैं और ये हल वगैरह बने हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो इनका एक अपना ट्रेडिशन था। अब जो अहोम लोग हैं, अहोम भी क्या है, जनजाति अभी हमने देखी थी। अहोम में जो असम में लचित बरफुकन, नाम याद रखना, ये अहोमों के ये लीडर थे लचित बरफुकन। ये इन्होंने हराया था किसको, इसको सराय घाट का युद्ध कहते हैं, जिनमें इन्होंने हराया था। तो मुगल सेना को इन्होंने हराया था और बड़ी जबरदस्त तरीके से हराया था। लचित बरफुकन नाम याद रखेंगे। सराय घाट का युद्ध उसको बोलते हैं। ये 1671 में हुआ था। औरंगजेब की सेना को इन्होंने हराया था और उस औरंगजेब की सेना में 18,000 घुड़सवार थे, 30,000 सैनिक थे, 15,000 तीरंदाज थे, 5,000 बंदूक सैनिक थे और 1,000 तोपें थी। और इतने बड़े सेना को इन्होंने हराया था, ये इतने जबरदस्त थे। तो लचित जो बरफुकन है, इनका नाम याद रखेंगे। यहां से सवाल बन जाता है, अहोम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत की आजादी में भी बाद में जब इन्होंने लड़ाई की थी तो काफी चर्चा में थे। ये जो अहोम लोग हैं, आज का जो म्यांमार है वहां से आके अंदर की तरफ बस गए थे 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में। इन्होंने भुइयां यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक राज्य बनाया था। जो अहोम लोग थे, इन्होंने कह सकते हैं कि उनके खिलाफ, या कह सकते हैं प्रोटेस्ट कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह लिए, या एक तरह का आंदोलन कह सकते हैं, रिबेलियन कह सकते हैं। किनके, जो लोग भूस्वामी थे, उनको भुइयां कहा जाता था उस टाइम पर, तो उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा संभाला था खासतौर से। 16वीं सदी के दौरान ये चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को इन्होंने अपने राज्य में लाया था और जो बाकी कई अन्य जनजातियां थी उनको भी अधीन कर लिया था इन्होंने। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि 1530 के टाइम पर ही इन्होंने आग से चलने वाले हथियार यानी कि तोप टाइप के हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए थे और बाद में बारूद और तोपों का निर्माण भी इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। तो भारत के पूरी आज़ादी में कह लो या भारत के इतिहास में कह लो, अहोमों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे हम। अभी तो सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एनसीईआरटी में है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, जितना भी एनसीईआरटी में है उसी को फॉलो करिए। बाद में हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये अगर आप देखेंगे, यहां से म्यांमार से गए थे और ये अहोम वाला एरिया है। तो यहां से म्यांमार से निकल के इधर आप देखेंगे नागा जनजाति रहती है, चुटिया है, ये मिरिस है, डफलास है, ये बहुत सारी, खासी, गारो है, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब क्या है, यहाँ पर अहोम जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो इसका मैप अगर आप देखेंगे तो उत्तर नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ जाएगा।
जो अहोम समाज है ये भी कुलों में बटा हुआ था और इनके कुल को क्या कहते थे, खेल। नाम इसको खेल ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी खेल कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो ये एक मान लो आपको याद रखना है, ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है। जैसे ईयर रिंग पहनते हैं आप लोग, जो भी लड़कियां हैं वो पहनती होंगी, तो उसमें ईयर रिंग किस तरह की, आपकी किस तरह की होती है और ये किस तरह की है, तो कान में पहनते थे ये। जो नागा जनजाति थी मणिपुर में, उधर वाली एरिया में, तो उस तरह के कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। और अहोम समाज जो था वो कुलों में बटा हुआ था और उसके कुल को कहते थे खेल। खेल याद रखेंगे, उसके क्लैन को खेल कहा गया। तो निष्कर्ष ये निकलता है, जो घुमंतु जनजातियां थी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती थी, उनका कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं था, जैसे मान लो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो किसी में भी अपने आप को फिट नहीं करते थे। उनका अपना एक समाज था, उनका समाज बनता था क्लैन के बेस पर, कुल के बेस पर, यानी कि एक ही पूर्वज की जो औलादे थी, उनकी जो बच्चे थे वो आगे जा जाके पूरे उसको एक जनजाति का रूप देते थे। तो इसी तरह से आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। वर्ण आपको पता लग गया, वर्ण पहले भी पढ़ा हमने। जाति आप जानते हैं। टांडा किसको बोलते थे, टांडा बोलते थे जो बंजारे हैं उनके ग्रुप को। गढ़ आप समझ गए, गढ़ किसको बोलते हैं। ये जो गढ़ थे इनके, वो 84 में बटे हुए थे। ये 84 फिर 12 में बटे थे, यानी कि बरहोत में बटे थे। तो जो गढ़ हुआ करता था, गढ़ में फिर 84 गांव और बरहोत में फिर 12 गांव, इस तरह से इनका पूरा सिस्टम बना हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो 84 में 84 गांव और बरहोत में 12 गांव। आप आजकल भी एक नाम सुनते होंगे यूपी में, बड़ौत नाम का, तो इसी तरह से वो नाम निकला है। भुइया इनके ग्रुप को बोलते थे, भुइया जो जमींदार थे। पाइक, पाइक इनका ग्रुप कहलाता था। पाइक नाम एक बार याद रखना, पाइक में शायद पीछे कहीं मिस कर गया हूं, इनका ग्रुप था पाइक। खेल और बुरंजी और जनगणना, ये कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपने इतने कीवर्ड्स को पता लग गया एनसीईआरटी पढ़ के, इसका मतलब आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया। तो ये निष्कर्ष निकलता है, एक ऐसा ग्रुप जो किसी के अंडर अपने आप को नहीं रखता था, अपना सब कुछ इनका स्वतंत्र था, सारा फ्रीडम इनकी अलग थी, इनका समाज अलग था, इनकी संस्कृति अलग थी, इनके खाने पाने, रहन सहन, इनके जो बिलीफ सिस्टम थे, ईश्वर को, गॉड को मानने के, वो सारे अलग थे। लेकिन फिर भी जो समाज है, मेन समाज, उससे मिलजुल कर काम भी किया करते थे। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।